सादरं नमो नमः। तत्र भवतां समेषां कक्षायामस्यां समुपस्थितानां प्रिय छात्रों और समुपस्थित जिज्ञासु वृंद, कल जो वाक्य दोष चल रहा था, उस वाक्य दोष में जो दोष अवशेष बच गए हैं, जितने दोषों की व्याख्या कल हो गई थी, उसके बाद जो दोष बचे हुए हैं उसको पढ़ने का प्रयास हम आज करते हैं। एक बात मैं कल के लिए जोड़ देता हूँ कि कल जब हमने वाक्य दोष की गिनती गिनी थी तो संजोगवशात वो मुझे काव्य प्रकाश के बदले साहित्य दर्पण की पंक्ति याद आ गई थी, इसलिए मैंने बोल दिया था कि ये वाक्य दोष 23 हैं। वस्तुतः आचार्य मम्मट के हिसाब से ये 21 दोषी हैं, आचार्य विश्वनाथ के गिनती में ये 23 दोष हैं, इसलिए ये थोड़ी भूल हो गई थी, उसको आप सुधार लें। यद्यपि कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि जिस विसंधि का आचार्य मम्मट ने विसंधि के तीनों भेद एक में ही गिन दिए थे, उसी को आचार्य विश्वनाथ ने अलग अलग कर दिया है, इसीलिए उनकी गिनती में वो 23 हो जाते हैं और इधर गिनती में 21 रह जाते हैं। तो जिन दोषों का परिगणन हो चुका, व्याख्या हो चुकी, उसके बाद आज जिस दोष से हम शुरू कर रहे हैं, ये दोष है अनभिहित वाच्यता। अनभिहित वाच्यता स्पष्ट करता है कि नो अभिहिता वाच्यता यस्य पदस्य वाक्ये जस्मिन स्थाने। तात्पर्य कि वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं, उन पदों को जहां पर प्रयोग किया गया है, उसकी अगर वाच्यता उस जगह पर रसबोध में सहायक नहीं हो रहा है या रसबोध में कहीं कोई तारतम्य उत्पन्न कर देता है, तो वो अनभिहित वाच्यता कहलाता है। अब देखिए कि जो पद प्रयोग हुए हैं, पद में दोष नहीं है, पद की अपनी वाच्यता तो होती ही है ही, लेकिन श्लोक में जहां पर वो लगा हुआ है वो पद, उस पद की वाच्यता उस जगह पर उचित नहीं है। अगर उस जगह पर उचित नहीं है तो स्वभावतः अनभिहित, कवि के नजर में उस पद की वाच्यता वहां पर अभिहित नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन श्लोक में प्रयोग हो गया है। अगर ऐसा होता है तो ये अनभिहित वाच्यता का उदाहरण बनता है। अब इसके लिए श्लोक केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। इस दोष को देखने के लिए आपको थोड़ा उस श्लोक का मनन करना पड़ेगा कि ये पद अपनी वाच्यता वहाँ स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसकी वाच्यता सटीक नहीं बैठ रही है, इसलिए अपने मनन की यहाँ आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ एक उदाहरण देते हैं ये आचार्य मम्मट, अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च दृष्टैः अत्यद्भुतैरपहृतस्य तथापि नास्था कोप्येष वीर शिशुकाकृतिरप्रमेय सौंदर्यसार समुदायमयः पदार्थः। यहाँ
श्लोक कहता है कि जो चीजें अप्राकृतिक हो, अप्राकृतिक से मतलब सामान्य से इतर हो, चरितातिशयैष, जो चरित्र लोकगत चरित्र से अत्युत्कृष्ट दिखाई देता हो, जैसा कि सामान्य लोक में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे चरित्रों को देखने कर या ऐसे चरित्रों पर मेरा कोई विश्वास नहीं होता। यद्यपि चरित है, चरित्रों को हमने देखा, चरितैः अपहृतस्य, जिसके लोकोत्तर चरित्र ने मेरा मन का अपहरण कर लिया, ऐसा है, फिर भी न आस्था, फिर भी मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन यह जिसको मैं सामने देख रहा हूँ, वीर शिशु का आकृति, ये बच्चा जो बहुत वीर है और अतुलित सौंदर्य का समुदाय यहाँ उपस्थित है। अब यहाँ देखिए दो बातें कही इसने। दो बातें क्या कही कि अगर किसी का चरित्र लोकातिशय हो, कोई रूप ऐसा हो जैसा हम जनसामान्य में नहीं देख पाते हैं, ऐसे चीज को देखकर मेरा चित्त अपहृत हो गया। मैंने उसको देखा, मेरा चित्त अपहृत हो गया, तथापि नस्था, फिर भी मेरा उस पर विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। यहां जो पद इन्होंने तथापि पद का प्रयोग किया है, ये पहले वाक्य में प्रयोग हुआ है तथापि, निचले पद में कहता है कि फिर भी यह बच्चा ऐसा है। तो अब आप दोनों को जोड़ के देखिए कि स्थिति क्या होगी। आदमी कह रहा है कि वो आकृति मैं देख रहा हूं, जिसका चरित्र, जिसका रूप इस लोक से इतर है, सामान्य से इतर है, अद्वितीय है ये, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति जमीन धरती पर होता है। तो वो अपना आश्चर्य जो है या अपना अविश्वास जो है उसको अभिव्यक्त कर रहा है कि वस्तुतः उस वस्तु ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो जब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये तथापि पद जो है, ये तथापि पद तो इनको बाद में प्रयोग करना चाहिए था कि मैंने ऐसे चरित्र को देख लिया, उस चरित्र ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया, वो चरित्र मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। यहां इन्होंने तथापि पद का प्रयोग जो ऊपर में किया है कि लोकैः अपहृतस्य दृष्टैः अत्यद्भुतैः अपहृतस्य तथापि नास्था, इन चरित्रों से अपहृत जिसका हो गया है उसकी अनास्था है। अब वाक्य अगर देखेंगे तो जिसका चित्त अपहृत हो गया है उसकी अनास्था है, एक बच्चा ऐसा सामने दिखाई दे रहा है, यह वाक्य प्रयोग है। लेकिन जब कवि का तात्पर्य देखेंगे, बोलने वाले का भाव देखेंगे, तो वहां क्या, वहां आश्चर्य अद्भुत की अभिव्यक्ति हो रही है। तो वहां तो कवि यही कहेगा या कवि का अपेक्षित यही होगा कि भाई ऐसा चरित्र, यद्यपि लोकोत्तर चरित्र सुनने में आता है, लेकिन इस लोकोत्तर चरित्र को देख करके मेरा चित्त अपहृत हो चुका, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि ऐसा चीज होता है। ये जो आश्चर्य की अभिव्यक्ति है, ये जो विस्मय है, उसके लिए तथापि पद को अगर नीचे के वाक्य में लगाएं तो वो बोलने वाले के हृदय का जो विस्मय है उसकी अभिव्यक्ति सुस्पष्टतया करेगी। अगर उसको पहले प्रयोग किया हुआ है, यद्यपि संस्कृत में अन्वय है, आप अन्वय कर लेंगे तो यहाँ जुट जाएगा,
उसकी बात नहीं है, अर्थ तो आपको लग ही जाएगा। लेकिन इस दोष का नाम है अनभिहित वाच्यता, कि जो पद जहां पर लगा हुआ है वहां पर उसकी वाच्यता उचित नहीं है। तथापि पद की वाच्यता उचित है नीचे के वाक्य में, लेकिन यहां तथापि पद जो है वो ऊपर वाले में लगा हुआ है। अब ऐसा अगर है तो यहां चूंकि अनुपूर्वी अगर देखते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आ जाएगी। आप ये भी कहेंगे कि ऐसा होने पर तो स्वभावतः है कि विधेय भूत जो आश्चर्य की अभिव्यक्ति उसे करनी है उसको नीचे प्रयोग करना चाहिए था, ऊपर प्रयोग कर दिया तो सीधा सीध ये विधेया विमर्श दोष हो गया। अब विधेया विमर्श अगर दोष हुआ तो फिर आगे ये अनभिहित वाच्यता बताने का क्या औचित्य है? एक ही दोष में दोनों को ले लेते। तो वहां यद्यपि आचार्य मम्मट तो निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इसको विधेया विमर्श मान लो तो भी यहां दोनों दोषों का संकरत्व हो जाएगा। लेकिन कुछ टीकाकार जो विशिष्ट हुए हैं, जैसे काव्यप्रकाश के फेमस टीकाकार हैं प्रदीपकार, वो कहते हैं कि देखिए दोनों में थोड़ा बारीक सा अंतर है। बारीक अंतर क्या है कि विधेया विमर्श में कभी ये नहीं देखता है या ये विचार नहीं करता है कि उद्देश्य हम किसको बना रहे हैं। अब विधेय हम किसको बना रहे हैं, विधेय का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, उद्देश्य का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। उद्देश्य और विधेय के प्रयोग में जब ये संशय बस कहीं उल्टा पुल्टा प्रयोग हो जाता है तो विधेया विमर्श दोष माना जाता है। और जहां पर पद से कोई दिक्कत नहीं है, अन्वय करने के बाद हमें दोनों अर्थ लग रहा है और लग जाएगा, लेकिन श्लोक में जहां पर पद प्रयोग हुआ है उसकी वाच्यता उस स्थान पर नहीं है, उसी को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए तो फिर उसका औचित्य बन जाता है। इसलिए दोनों में बारीक अंतर होने के कारण हमने उसको अलग गिना और इसको अलग गिना है। ये जब आप मनन करेंगे, अपने में विचार करेंगे, तब ये पता चलेगा कि ये कितना बारीक दोनों में फर्क है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने कहा कि चलो यहाँ अगर विधेया विमर्श मान लेते हैं तो दोनों दोषों का संकर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरा उदाहरण और दिया इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। वो दिया कि एसोह मद्र तनया मुख पद्म जन्मा प्राप्तः सुरासुर मनोरथ दूरवर्ती स्वप्ने निरुद्ध घटना धिगताभिरूप लक्ष्मी फलाम असुरराज सुताम विधाय, कि देवताओं और राक्षसों के मनोरथ से दूर रहने वाला और पार्वती के मुख कमल से उत्पन्न हुआ यह मैं असुरराज कन्या का स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ समागम द्वारा उसके अपूर्व सौंदर्य का फल प्राप्त करके आया हूँ। ये भावार्थ है। यहाँ यह कहता है कि मैं अद्रितनया मुख पद्म जन्मा, शैलसुता के मुख कमल से उत्पन्न सुरासुर मनोरथ दूरवर्ती, देवता और असुरों के मनोरथ से दूर रहने वाला, अभी मैं स्वप्न में अनिरुद्ध घटनाधिगताभिरूप लक्ष्मी, स्वप्न में अनिरुद्ध के संजोग से अभिगत रूप लक्ष्मी का फल असुरराज लक्ष्मी यानी बानासुर की पुत्री को दे करके आया हूं। अब यहां देखिए कि वो जो अपना वैशिष्ट्य दिखा रहा है, वो अपना वैशिष्ट्य इस बात का दिखा रहा है कि मैं पार्वती के मुख कमल से उत्पन्न और सुरासुर देवता और दानव के मनोरथ से भी दूर रहने वाला, यानी मैं किसी के मनोरथ में भी नहीं आ सकता।
ऐसा व्यक्ति मैं हूं। यहां कवि ने प्रयोग किया है कि सुरासुर मनोरथ दूर बरती, सुर और असुर के मनोरथ से दूर रहने वाला। तो इसका मतलब है कि देवता का मनोरथ और राक्षस का मनोरथ, इस मनोरथ से मैं दूर हूं, लेकिन इससे इतर मनुष्य जोनि जो है उसके मनोरथ में तो वो आ जाएगा, तब तो मनोरथ दूरवर्ती नहीं हो पाएगा वो। जबकि उसका कहने का भाव तो ये है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो लोगों के मनोरथ से भी दूर रहता हूं, लोगों के मन में भी नहीं आने वाला, लोगों का मन भी मुझे नहीं पकड़ सकता, वो मैं यहां उपस्थित हूं। तो अब यहां अपी पद का अभाव दिखता है कि सुरासुर मनोरथ दूरवर्ती, यहां होना चाहिए था कि सुरासुर मनोरथादपि दूरवर्ती, मनोरथ से भी दूर रहने वाला। क्योंकि केवल मनोरथ पद का जो प्रयोग कर दिया है, तो केवल मनोरथ से वो विशिष्टता यहां नहीं आ रही है जिस विशिष्टता का बोध करवाना चाह रहे हैं। जबकि कवि को इस वाक्य के सारांश में अभीष्ट है उसकी अपनी विशिष्टता बताना। तो अनभिहित वाच्यता इसलिए हुआ कि मनोरथ पद से यहां सामान्य मनोरथ का बोध होता है, और सामान्य मनोरथ का बोध होने से जो वक्ता का अभीष्ट है कि मैं मनोरथों से भी दूर रहने वाला हूं, ये अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको ये अनभिहित वाच्यता का उदाहरण मानते हैं कि सामान्य मनोरथ पद यहां उस वाच्यता को नहीं दे रहा है जो वाच्यता यहां अपेक्षित है। लेकिन जब हम सामान्य धिया देखते हैं तो यहां मनोरथ पद से सामान्य मनोरथ हो गया, अगर अपी पद लगा होता तो वो अर्थ आता। तो यहां एक शंका मन में आ जाएगी तुरंत कि कुल मिलाकर के तो यहां मनोरथात अपी पद जो है, अपी पद का अभाव दिखाई दे रहा है। अपी पद अगर जुट गया होता तो वो अर्थ आ जाता। तो ऐसे में तो न्यून पदता वाला पददोष जो है, उस न्यून पदता वाले पददोष में इसको गिन देना चाहिए था। इसको आपने यहां अनभिहित वाच्यता में क्यों जोड़ा, यह समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहां भी उसी बारीकी का मनन करना पड़ेगा कि यहां अभाव तो है ही अपिपद का, लेकिन यहां जिस हिसाब से कवि ने देखा है, जिस हिसाब से आचार्य ने इसको दोष बनाया है, वो ये कहते हैं कि सामान्य मनोरथ पद से वो बातें अभिव्यक्त नहीं हो रही है जो बातें कवि के द्वारा अभीष्ट है। इसलिए ये अनभिहित वाच्यता है। वाच्यता तब होती कि मनोरथ में अगर कोई और पद लगा करके उस मनोरथ को विशिष्ट बना देते, और तब होता कि मैं उन विशिष्ट मनोरथों से भी दूर रहने वाला हूं, तब इसकी वाच्यता यहां स्पष्ट होती। इसलिए यहां अनभिहित वाच्यता है मनोरथ पद की। लेकिन सामान्य धिया देखने पर तो अपिपद का अभाव होने से कुछ न्यून पदता जो दोष है, उस दोष का भी संकरत्व, उस दोष का भी मिश्रण, उस दोष की भी झलक यहां दिखाई दे जाती है। इसलिए कवि ने, आचार्य ने एक तीसरा उदाहरण भी दिया। यद्यपि वहां कहना का तात्पर्य है कि ऊपर में समास में मनोरथ लगा हुआ है और इसलिए असमास होकर के, यानी बिना समास के सुस्पष्ट उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सुस्पष्ट उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि त्वयि निबद्धरते प्रियवादिनः प्रणय भंग परांग मुख चेतसः
कमपराध लबम मम पश्यसि त्यजसि मानिनी दास जन्म जतः। यहाँ कोई नायक अपनी प्रियतमा को मना रहा है। रूठी हुई वो मानिनी नायिका है, उसको वो मनाता हुआ कहता है कि त्वयि निबद्ध रतेह, तुम में ही जिसकी प्रीति, जिसका प्रेम, जिसका स्नेह सर्वदा निबद्ध है, प्रियवादिनः, जो सर्वदा तुम्हारे लिए प्रिय बोलने वाला है, प्रणय भंग परांगमुख चेतसः, जो कभी भी प्रणय का, प्रीति का भंग नहीं चाहता है, परांगमुख चेतसः, प्रीति के भंग से जो परांगमुख है चित्त जिसका, ऐसा मेरा कमपराध लबम, अपराध, किस अपराध का अंश मात्र तुमने देखा जिससे आई मानिनी तुम मुझे छोड़ रही हो। ऊपर में तीनों विशेषण उसने अपने लगाए हैं कि मैं प्रेम में पड़ा हुआ हूं, तुमसे ही प्रेम करता हूं। नीचे इन्होंने पद लगाया कम अपराध लबम मम पश्यसि, मेरे किस अपराध के कण को तुम देख रही हो। अब यहां दोनों वाच्य को देखिए कि वो कह रहा है कि जब मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सर्वदा मुझे ये डर लगा रहता है कि तुमसे मेरा प्रेम कहीं कम ना हो जाए या प्रेम कहीं टूट ना जाए, ये मुझे डर रहता है। आखिर मैंने कौन सा अपराध किया जिससे कि तुम मुझे छोड़ रही हो। अब ये बात जब सामने आएगी तो उस प्रेमी का हृदय सुस्पष्ट हो जाएगा कि वो पूछ रहा है मैंने तो आज तक कोई अपराध किया ही नहीं, अब फिर भी तुम मुझसे दूर जा रही हो, तो मेरे किस अपराध को देखकर। जब वो बोलेगा कि किस अपराध को देखकर, तब स्पष्टता आएगी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यहां पद क्या प्रयोग हो गया है कि कम अपराध लबम मम वीक्ष्य, मेरे किस अपराध के कण को देखकर तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तो अब सुस्पष्ट कर लीजिए कि किस अपराध के कण को देखकर, इसका मतलब है कि अपराध इसने बहुत सारा किया है। तब वो पूछ रहा है कि भाई अपराध तो हमने बहुत सारे किए, तुमको किस अपराध में किस बात पर शंका है जो तुम हमसे रूठी हुई हो। तो ऐसा अर्थ हो जाने पर जो प्रियतम, जो नायक अपने को विशुद्ध दिखा रहा है, वो बेचारा स्वयं अपने ही वचन में फंस जाएगा कि मैंने ढेर सारे अपराध किए हुए हैं। तो अब जो वाच्यता कवि की थी उसका तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ का अनर्थ हो जाने पर स्वभावतः दोष तो होना ही है। यहां कमपराध लबम, कमपराध लबम, ये कम के साथ जो वो लबम लगाया हुआ है उन्होंने, किस अपराध के कण को देखकर, ये यहां अनभिहित वाच्यता है कि ये इसकी जो वाच्यता है वो वाच्यता कवि के लिए अभीष्ट नहीं रह गया। कवि जो कहना चाहता था उसका विपरीत हो गया। अब उसका विपरीत हो गया तो फिर यहां विरुद्ध मतिकृत वाला दोष आ जाएगा कि आपने इसके विरुद्ध मतिकृत में क्यों नहीं जोड़ा। तो फिर यहां आपको वही सोचना पड़ेगा कि वहां विरुद्ध मतिकृत तब होता है जब कोई पद अपना अर्थ दे रहा है, देने के बाद वो विरुद्ध मति उत्पन्न करता है। यहां अनभिहित वाच्यता है कि इस पद का इस जगह पर वाच्यता ही औचित्य विहीन हो जाता है, अपनी वाच्यता को ही वह खो देता है या अपने वाच्यता का महत्व नहीं रखता है। कवि जो कहना चाहता है उसमें इस पद की वाच्यता स्पष्ट नहीं हो रही है, या इस वाच्यता के होने से जो कवि के द्वारा अभिव्यंजित रसबोध है उस रसबोध में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए यहां अनभिहित वाच्यता का दोष उपस्थापित होता है।
इस तरह ये हो गया अनभिहित वाच्यता रूप दोष। आगे चलते हैं। आगे दोष आता है एक अस्थान पदता। अस्थान पदता कहता है, स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट है, जैसा नाम रखा हुआ है दोष वैसा ही है कि अगर पद का प्रयोग अस्थान में हो गया हो, अस्थान मतलब जहां उसका उचित स्थान नहीं है वहां प्रयोग हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? तो कवि लोग काव्य लिखते वक्त दो बातें होती हैं कि एक आप जानते हैं, एक होता है व्युत्पत्ति निष्णात कवि, एक है कवित्व प्रतिभा संपन्न कवि। तो व्युत्पत्ति निष्णात कवि जो है वो तो अन्वय जोड़ के पूरा कर देता है, ठीक बात है। जिस कवि को आप सिद्धहस्त कवि कहते हैं, उस कवि के पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं हमको एक भी पद का अन्वय करने के लिए आगे पीछे दूर नहीं जाना पड़ता। ऐसे लगता है कि जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं वैसे वो संस्कृत में लिखते चले जा रहे हैं। उनका प्रवाह इतना तेज होता है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम, एक एक लाइन। प्रजा अथ प्रजानाम मध्यप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पीत प्रतिबद्ध बत्साम यशोधनो धेनुम्र शर्म मोचा, ये प्रवाह रहता है। और जब कभी इसमें एक पद जो आगे होना चाहिए वो अगर पीछे प्रयोग हो गया तो करना क्या पड़ेगा? पद तो हम सुन लेंगे, उसके बाद हमको अन्वय करना पड़ेगा कि इस नो का अन्वय हम कहाँ जोड़ें। तो ये जो नो आगे होना चाहिए था कहीं पर, मान लिया जाए वो बीच में आ गया तो रस में तो वो खटक जाएगा ही। यही खटक जो होती है यही यहाँ दोष का कारण होता है, यही दोष होता है। तो ये है अस्थान पदता कि जो पद जहां उपयुक्त है उस पद को वहीं लगाएं। जरा सा आगे पीछे अगर हो गया तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जिस रस की अभिव्यक्ति आप चाह रहे हैं या कवि चाह रहा है, सहृदय चाह रहा है, उस रस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे ये उदाहरण देते हैं, प्रियेन संग्रथ्य विपक्ष सन्निधौ उपाहितां बक्षसि पीब रस्तने सृजम न काचिद बिजहौ जलाविलाम बसंत ही प्रेम गुणा न वस्तुसु। यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रिय ने यानी प्रियतम ने अपने हाथों से गूंथकर जो माला अपनी प्रेमिका को पहनाई थी, वो प्रेमिका जब अपने सौतन के बीच में पहुंची तो वो माला उसके सीने पर अब भी लटक रही है। भले वह माला किसी कारणवश पानी से भीग गया है, लेकिन भीगी हुई माला को भी उसने उतारा नहीं। वो उसको सीने पर आराम से रख के सौतनों के बीच में मस्ती में घूम रही है, दिखा रही है कि देखो मेरी ये माला जो है वो मेरे प्रीतम ने मुझे दिया है। यानी सौतनों को जलाने के लिए वो ऐसा कर रही है। वो ये भी नहीं देख रही है कि ये माला भीग चुका है। क्यों? तो अर्थांतरन्यास लगाते हैं कभी कि बसंत ही प्रेम गुणाह बसंत ही प्रेमनि गुणाह न वस्तुसु, कि गुण जो है वो प्रेम में बसता है, वस्तु में नहीं बसता। यहाँ श्लोक तो बड़ा अच्छा लिखा, भाव भी ठीक है, लेकिन सृजम न काचित बिजहौ, इस पद में नो पद का प्रयोग इन्होंने किया है पहले, काचित प्रयोग है बाद में। जो श्लोक का भाव आया वो कहता है कि अपने सौतनों के बीच में उस माला को किसी नायिका ने नहीं छोड़ा। क्यों? तो उसको गुण दिखाना है।
त काचिन न बिजहौ, किसी ने नहीं छोड़ा। किसी ने नहीं छोड़ा से मतलब ऐसी जो नायिकाएं होती हैं जो अपने प्रियतम के गुण से ग्रथित होती हैं, वो ऐसा ही काम करती हैं या वो अपने प्रियतम के माला को नहीं छोड़ती, ये अभिष्ट है। लेकिन 9 पद केवल पहले लगा दिया, तो अब अगर हम अर्थ करें तो अर्थ आता है कि सृजम न का बिजहौ, कि ऐसी माला को किसने नहीं छोड़ा। अब ये अगर भाव आ गया मन में कि किसने नहीं छोड़ा, तो अर्थापत्ति सीधी आ जाएगी कि सबने छोड़ दिया। अर्थात सारी नायिकाएं पानी से भीग जाने पर उस माला को उठा के फेंक देती है। अब अगर फेंक देती है तो अर्थांतरन्यास जो आगे कवि ने लगाया है, उस अर्थांतरन्यास का क्या होगा? वो कवि का सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो कवि की जो वाच्यता है वो ये कहना चाहता है कि किसी नायिका ने, जो जिस नायिका का वो वर्णन कर रहे हैं, प्राकरणी जो नायिका है, उसने इस माला को सौतनों के बीच में भी नहीं छोड़ा अपना गौरव दिखाने के लिए। लेकिन 9 पद अगर काचित के साथ होता कि काचिन न बिजहौ, तब अर्थ आता कि कोई जो नायिका है उसने नहीं छोड़ा। लेकिन 9 पद का पहले प्रयोग कर दिए जाने से अब अर्थ बदल गया। अर्थ बदल, यद्यपि जो व्यंग्य जानकार हैं, जो श्लोक जानकार हैं, वो तो अन्वय करने के बाद में अर्थ ले ही लेंगे। लेकिन सामान्यतया जो ही शब्द सुनेंगे तो पहले स्टेज में जो रसाभिव्यक्ति की ओर आ रहा है, उसमें ये 9 पद बाधा कर देता है। तब अर्थ आ जाता है कि किसने नहीं छोड़ा, तो अर्थापत्ति कह देगा कि सबने छोड़ दिया। तो ऐसा करने पर जो कवि का अभीष्ट रस है, जो कवि भाव कहना चाहता है, उसकी पूर्ति वहाँ नहीं हो पाएगी। इसलिए यह है अस्थान पदता, कि पदस्य प्रयोगः अस्थाने अभवत्, अनुचिते स्थाने अभवत्, इसलिए ये दोष होता है। यद्यपि आचार्य मम्मट ने इसके और उदाहरण दिए हुए हैं। एक दूसरा उदाहरण इससे थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होता है। वो कहते हैं कि लग्नः केलिकचक ग्रह स्लथ जता लंबेन निद्रांतरे मुद्रांकः सितिकंधरेन्दु सकले नंतः कपोलस्थलम पार्वत्या नखलक्ष्म संकित सखी मर्मस्मित ह्रीतया प्रोन्मृष्टः कर पल्लवेन कुटिला ताम्रत छवि पातवः। अब यहाँ दृश्य देखिए क्या है। कवि की कल्पना बहुत बहुत बेजोर कल्पना है कि पार्वती और शंकर दोनों की स्थिति का वर्णन है कि रतिक क्रीड़ावस्था में भगवान शंकर का केश जो जटा बंधा हुआ है वो खुल गया। उसके खुलने से चंद्रमा जो मस्तक पर है वो उस केश जाल में कहीं लटक गया। ये चंद्रमा का टुकड़ा है, लटक गया कहीं। हाथ पर जो पार्वती सोई हुई है, इस पार्वती के कपोल पर इस नया चांद, बाल चांद का जो लालपन है और टेढ़ापन है, इसकी कांति पड़ी पार्वती के कपोल पर। तो लाल जैसा टेढ़ा दाग इसको किसी और सखी ने देखा। जब और सखी ने देखा तो उसने इशारा किया कि ये क्या है, ये नखक्षत जैसा दिखाई दे रहा है। उस इशारे को देखकर पार्वती शर्मा गई, और जब पार्वती शर्माई तो उसने उस दाग को, लाल पड़े हुए दाग को अपने पल्लू से मिटाना शुरू कर दिया या मिटा दिया, मिटाने का प्रयास किया। ऐसी जो हरिता पार्वती हैं वो आपका कल्याण करें, वो आपकी रक्षा करें। अब यहां 2 बातें देखिए श्लोक में कि नख लक्ष्म संकित सखी, जिस चंद्रमा के दाग, चंद्रमा की प्रभा को सखियों ने
लाल दाग समझा, नख लक्ष्म समझा, तो वो नख लक्ष्म कैसा? तो जो आताम्र, जो ताम्र वर्णीय है, ईखद रक्त वर्णीय है, तो ये रक्त वर्णीयता तो नख लक्ष्म के साथ आना चाहिए था कि लाल रंग के नख लक्ष्म को समझकर सखी हंसने लगी। कवि ने इस ताम्रत्व जो है ताम्रपद, इस ताम्रपद का प्रयोग किया बाद में जाके, नख लक्ष्म का किया ऊपर में। तो अब जब अन्वय करने के बाद तो अर्थ आ जाएगा, लेकिन अस्थान पदता इसलिए है कि जो ताम्रत छवि ही इन्होंने वस्तुतः लगाया है उस नख लक्ष्म के लिए। जो चंद्रमा की कांति है वो नख लक्ष्म की तरह दिख रही है, उसकी लाल कांति है। तो ताम्रत छवि ही उस नख कांति से पहले प्रयोग होना चाहिए था या नख लक्ष्म के साथ प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ प्रयोग ना होकर बाद में आके प्रयोग हुआ। तो अब ये अन्वय की अपेक्षा रखता है, तो अन्वय करने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो यही रस दोष में बाधक होगा, और यही बाधकता इसको दोष बता देता है। इसलिए ये है अस्थान पदता दोष। उसी तरह जैसे ये अस्थान पदता दोष हुआ, ऐसे ही आगे दोष आता है अस्थान समासता, कि कभी समासिक प्रयोग जो करते हैं वो कभी कभी उचित स्थान पर नहीं करते। जहाँ उनको प्रयोग करना चाहिए वहाँ वो प्रयोग नहीं करते। जहाँ प्रसाद गुण प्रयोग करना चाहिए वहाँ वो ओज कर देते हैं, और जहाँ ओज करना चाहिए वहाँ माधुर्य कर देते हैं। कहते हैं ऐसा कभी क्यों करेगा? कभी कोई सोच जानबूझकर तो ऐसा करता नहीं। कहता नहीं, कभी जानबूझकर ऐसा नहीं करता, लेकिन कभी तो स्वतंत्र है, कभी तो प्रवाह में बहता रहता है, उसको रस दिखाना है, उसमें ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि जहाँ उनको लंबा समास लिखना चाहिए वहाँ न लिखकर जहाँ नहीं लिखना चाहिए वहाँ लंबा समास हो जाता है। कैसे? तो ये एक उदाहरण देते हैं कि अद्यापिस्तनशैल दुर्ग विषमे सीमंतिनी नाम हृदि स्थातुम वांछति मान एष धिगिति क्रोधा दिवालोहितः प्रोद्यत दूरतर प्रसारित करः करसत्यसौ तत्क्षणात् फुल्लत कैरब कोश निस्सर दलित श्रेणी कृपानम शशि। यहाँ इसका अर्थ देखिए कि हुआ यह कि चांद आकाश में उग गया है, माननीय नायिकाओं का मान अभी टूटा नहीं, माननीय नायिकाओं के हृदय में मान बैठा हुआ है। तो कवि कहता है कि चांद को तो ये दावा है कि मैं जब उग आया, मेरी किरणें ज्यों ही आई तो किसी का भी मान ध्वस्त हो जाएगा, वो श्रृंगार के प्रति अग्रसर हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उसने देखा कि माननी के स्तन रूपी पर्वतों के बीच में किसी दुर्गम गहन कानन में ये मान जो है वो अभी भी छिपके बैठा हुआ है। तो छिपके बैठा हुआ है तो स्वभावतः चंद्रमा का काम है उस मान को बाहर निकाल के भगाना, लेकिन ये मान छिपके बैठा हुआ है। तो वो चंद्रमा क्या कर रहा है कि प्रोद्यत दूर तरफ प्रसारित करह, अपने कर अपनी किरणों को, अपनी उठती हुई किरणों को दूर तक फैलाकर, अपना हाथ बढ़ाकर मानो उस मान को पकड़कर बाहर खींच रहा है। लेकिन वो अपने हाथ से पकड़ के अगर खींच ले तो फिर ऊपर की पंक्ति का जरूरत ही नहीं रह जाएगा। ये कहते हैं उसको खींचने के लिए कि डर के मारे वो जो मान छिपके बैठा हुआ है उसको वहां से निकालने के लिए चंद्रमा क्या करता है,
तो जो खिलता हुआ कुमुद है तालाब में, उस खिलते हुए कुमुद के कोश से निकलते हुए जो भंवरे की पंक्तियां हैं, उस पंक्ति रूप तलवार को म्यान से बाहर निकाल रहा है। जैसे कोई वीर दुष्ट को ये कहे कि बाहर निकल, उसको डराने के लिए तलवार निकाले, तो माननीयों के हृदय में बैठा हुआ जो वह मान है, उसको बाहर निकालने के लिए चंद्रमा खिलते हुए कुमुद के कोश से निकलते हुए भंवरे को या भंवरे के बहाने से अपना तलवार बाहर कर रहा है। ये उत्प्रेक्षा बेजोर है, लेकिन उत्प्रेक्षा तो कमाल की है। यहां दोष क्या हुआ कि अब देखिए कि जब तक ऊपर वाला पद है कि अद्यापिस्तन दुर्ग शैल विषमें, वहां कवि ने सामान्य पद का प्रयोग किया हुआ है। स्थातुम वांछतिमान सामान्य पद का प्रयोग किया हुआ है। क्रोधा दिवालोहितः, उस क्रोध से चंद्रमा लाल हो रहा है। वहां भी क्रोध से अगर चंद्रमा लाल हुआ तो चंद्रमा के वर्णन में चंद्रमा को क्रोध से युक्त दिखाना है, तो वहां के वर्णन में इनको लंबा पद प्रयोग करना चाहिए था, ओज गुण वाला, जिससे ये स्पष्ट हो कि वो चांद वास्तविक में गुस्से में आ गया। लेकिन वहां सामान्य पद प्रयोग है। और जब उत्प्रेक्षा कवि ने अपनी की, यह उत्प्रेक्षा तो कवि की ओर से है, यहां इन्होंने पद लिखा फुल्लत कैरब कोश निस्सर दल श्रेणी कृपानम। ये लंबा पद यहां कवि ने अपने कथन में खींचा, जबकि ये लंबा पद कवि को तब दिखाना था कि माननी के हृदय में बैठे हुए मान को देख करके गुस्साता हुआ जो चांद, तो उस चांद के वर्णन में वहां ओजगुण के अनुकूल पद का प्रयोग करना था। लेकिन कवि ने वहां ऐसा प्रयोग नहीं किया। और जब अपनी उत्प्रेक्षा दे रहे हैं नीचे, ये कवि की उक्ति है कि मानो ऐसा हो रहा है, तो यहां तो सामान्य पद से भी काम चल जाना था, लेकिन यहां इन्होंने लंबे समास रख दिए हैं। तो सामासिक पद में कोई दोष नहीं है, बल्कि इस पद का जो स्थान है वो स्थान उपयुक्त नहीं हुआ। जहां गुस्सा है वहां लंबे पद का प्रयोग, वहां कठोर वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। और जहां कवि की युक्ति है सामान्य बातें, वहां सामान्य बातों में लंबा पद प्रयोग हो गया है, लंबा सामासिक पद प्रयोग हो गया है। इसलिए ये अस्थान समासता कहलाता, अस्थान समासता कहला रहा है। तो जब अस्थान पर पद का प्रयोग हो जाए तो अस्थान पदता, और अस्थान पर, अनुचित स्थान पर अगर ऐसे समास का प्रयोग हो जाए तो वो अस्थान समासता कहलाता है। चलिए, ये दोष भी हो गया। आगे आता है संकीर्णता। संकीर्णता से मतलब क्या है? संकीर्णता का मतलब यहाँ ये कहते हैं कि वाक्यांतरस्य पदानि यदा वाक्यांतरे अनुप्रविशन्ति, यानी एक वाक्य का जो पद है वो जब दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो जाता है तो ये संकरत्व का उदाहरण, संकीर्णता का उदाहरण बनता है। कैसे? तो यहाँ यद्यपि आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिए हैं कि किमिति न पश्यसि कोपम पादगतम बहुगुणम गृहानेमम ननुमुंच हृदय नाथम कंठे मनसस्तमो रूपम। ये कहता है कि किमिति न पश्यसि कोपम, कि आई तुम क्रोध को क्यों नहीं देख रही हो। पादगतम बहुगुणम, जो बहुत गुण वाला है, तुम्हारे पैरों पर भी पड़ा हुआ है, इस पर गुस्सा न करो, इसको स्वीकार कर लो। ननुमुंच हृदय नाथम, अपने इस हृदय नाथ को ग्रहण कर लो अपने कंठ से और मन के
तमोरूप अंधकार को निकाल दो। यहाँ जो सलाह दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि तुम्हारे पैरों पर झुका हुआ जो तुम्हारा हृदयनाथ है, जो तुम्हारा पति है, उसको स्वीकार करो, और जो तुम्हारे हृदय में मान रूप जो अंधकार है उसको दूर करो, उसको हटाओ, उसको छोड़ो। तो होना ये था, या कहा यह जा रहा है कि मानम मुंच व अंधकारम मुंच अपतिम गृहान, यही अर्थ अभिष्ट है। लेकिन कवि ने किया क्या है कि कोप न पश्यसि कोपम पादगतम, पैर पर पड़े हुए को क्यों नहीं देख रही हो। तो इसका अन्वय होना है पति से कि पैर पर गिरे हुए पति को क्यों नहीं देख रहे हो। लेकिन अर्थ हो गया है कि पैर पर पड़े हुए क्रोध को क्यों नहीं देख रही हो। ननु मुंच हृदय नाथम, अपने हृदयनाथ को छोड़ दो। जो तेरा हृदयनाथ मनसः तमो रूपम, जो तुम्हारा नाथ, जो तुम्हारा पति तुम्हारे मन का अंधकार स्वरूप है। तो यहाँ हुआ क्या कि पहले पद का जो मुंच था वो वहाँ पश्यसी प्रयोग हो गया, और नीचे जो पश्यसी होना था वो मुंच हो गया। तो पहले पद का मुंच नीचे वाले वाक्य में आ गया, और नीचे वाले वाक्य का जो पश्यसी है वो ऊपर वाले वाक्य में चला गया। अब होना यह था कि पतिम गृहान मानम मुंच हो गया उल्टा, कि पतिम मुंच मानम गृहाना। ये होता है संकीर्णता, कि पहले पद का, पहले वाक्य का पद जब दूसरे वाक्यांतर में प्रविष्ट हो जाता है तो ये आपस में मिल जाता है। जैसे चावल और तिल को मिला दीजिए तो गड्ढम गड्ढ हो जाता है। उसी तरह ये संकीर्णता का उदाहरण बन जाता है। वैसे इसी बात को, या ऐसा ही पद साहित्य दर्पणकार ने बड़ी छोटी पंक्ति लिखी है लेकिन सुस्पष्ट लिखा है कि उनको भी यही कहना है कि मानम मुंच कुरंगाक्षी पश्य चंद्रम नभोंगने, लेकिन वहाँ पद प्रयोग कर दिया है कि पश्य मानम कुरंगाक्षी मुंच मानम नभोंगने। तो हो ये गया कि मान को देखो, चंद्रमा को छोड़ो। कहना कवि का अभीष्ट ये है कि चंद्रमा को देखो और मान को छोड़ो। लेकिन ये संकीर्ण हो जाने से पहले वाक्य का पद दूसरे वाक्य में अंतर्निहित हो जाने के कारण यह संकीर्णता दोष आ जाता है। अब जो आगे पद आ रहा है, हाँ, ये भी वाक्य याद रखिएगा कि ये अर्धांतरिक पदता जो पहले दोष आया था, कि जहां पहले पद का अंश दूसरे वाक्य में इन कर गया था, वो दोष इससे अंतर है। वहां ये हुआ था कि पहले वाक्य का कुछ भाग दूसरे वाक्य के शुरू में आ गया था। इतना ही हुआ था कि पहला वाक्य पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट दूसरे वाक्य के शुरू में आ गया था, इसलिए वो अर्धांतरिक पदता था। यहां यह संकीर्णता है कि इसकी क्रिया इसमें आ गई है, इसकी क्रिया उसमें चली गई है। ये दोनों में अंतर है। आगे आता है एक दोष, वो है गर्भितता। ये भी इसी से मिलता जुलता है। गर्भितता है कि अगर एक वाक्य, एक लंबा सा वाक्य हो, उस लंबे वाक्य के बीच में अगर कोई दूसरा वाक्य प्रविष्ट हो गया हो, तो पहले वाक्य के गर्भ में ही दूसरा वाक्य समा गया, इसलिए उसको कहते हैं गर्भितता। कि जो पहला वाक्य लंबा सा वाक्य है, उसी में ये दूसरा वाक्य अंतर्निहित हो गया है। जैसे परापकार निरतैः दुर्जनैः सहसंगति बदामी भवतस्तत्त्वं नो विधेया कदाचन।
कोई कह रहा है कि परापकार निरतैः दुर्जनैः, दूसरों का अपकार करने में निरत जो दुर्जन है, उस दुर्जनों के साथ संगति मैं तुमको बता रहा हूं कि कभी नहीं करनी चाहिए। अब गौर कीजिए कि दो वाक्य स्पष्ट है कि परोपकार में निरत जो दुर्जन है उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये मैं तुमको बता रहा हूं। ये दूसरा वाक्य हुआ। लेकिन जब पद प्रयोग हुआ है श्लोक में, तो वहां है कि बदामी भवतस्तत्वम नो विधेया कदाचन। नो विधेया का तो संगति, कि दुष्टों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, ये जो वाक्य है उस वाक्य के बीच में ही ये वाक्य आ गया कि बदामी भवतस्तत्वम, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं। तो ये वाक्य पहले वाक्य के गर्भ में आ चुका है, क्योंकि आदि में भी पहला ही वाक्य है, पीछे भी पहला ही वाक्य है। ये दूसरा वाक्य पूरा का पूरा बीच में फिट हो गया है। तो जब इस तरह एक वाक्य के बीच में दूसरा वाक्य फिट हो जाता है, तो ये गर्भितता, यानी पहले वाक्य के गर्भ में दूसरा वाक्य छिप गया है, तो इसको कहते हैं गर्भितता। और ये गर्भितता भी दोष के अंतर्गत ही आता है। आगे एक बेहतरीन दोष है, बहुत अच्छा, वो ये है भग्न प्रक्रमता, प्रसिद्धि विरुद्धता। प्रसिद्धि विरुद्धता क्या है कि रूढ़ी के आधार पर बहुत सारी प्रसिद्धियां हैं, या व्यवहार में समाज में जो हम देखते हैं उसकी अपनी प्रसिद्धियां हैं। हमारा शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, इत्यादि के आधार पर हमारी प्रसिद्धियां हैं। अगर उस प्रसिद्धि के विरोध में प्रयोग हो जाए तो उसे कहते हैं प्रसिद्धि विरुद्धता। क्या? जैसे भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल प्रसिद्ध है उनका, और भगवान विष्णु का चक्र प्रसिद्ध है। इससे ये अर्थ तो कदापि नहीं होता कि भगवान शंकर को धनुष चलाना नहीं आता या भगवान विष्णु को शूल चलाना नहीं आता। आता सबको सब कुछ है। भगवान शंकर भी गांडीवी हैं, वो पिनाकी हैं, आता सबको है। लेकिन एक कला में जिसकी विशिष्टता है, जो उसी नाम से जाना जाता है, अर्जुन गांडीव से जाना जाता है, भीम गदा से जाने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन को तलवार चलाना और गदा चलाना नहीं आता था, आता उनको भी था, लेकिन उनकी दक्षता जो है वो गांडीव में है, धनुष में है। इसलिए अर्जुन को सर्वदा लोग धनुष बाण के साथ ही जानते हैं। अब अगर अर्जुन के वर्णन में ये कहीं ये प्रयोग आए कि अर्जुन ने तलवार से उसका गर्दन काट दिया, तो स्वभावतः सुनने वाले को एक क्षण के लिए अचंभा लगेगा कि अर्जुन ने तलवार से काट दिया। ये जो बाधा बीच में आई एक क्षण के लिए, यही रसवाद कर देगा और यही दोष हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रसिद्धि के विरोध में नहीं होना चाहिए। अर्जुन की अगर बाण में प्रसिद्धि है तो अर्जुन का बाण के साथ ही प्रयोग हो, भीम की गदा में प्रसिद्धि है तो भीम का गदा में ही प्रयोग हो। साहित्य दर्पणकार ने बड़ा बढ़िया अच्छी पंक्ति दी कि सित शूल धरो हरि ही, कि रण क्षेत्र में भगवान विष्णु त्रिशूल लेकर के पहुंच गए। तो अब भगवान विष्णु की प्रसिद्धि जो है वो तो है क्या कहते हैं चक्र में, लेकिन जो ही कहा कि भगवान विष्णु शूल लेकर पहुंच गए तो एक जरा सा का झटका लगता है। और ये जो झटका लगता है कि ये क्या हुआ, इतना ही दोष करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। हाँ, इस प्रसिद्धि में
बहुत सारी प्रसिद्धियां ऐसी हैं, कुछ तो लोक प्रसिद्धि हो गई, कुछ हमारे इतिहास आदि के द्वारा, पुराण आदि के द्वारा प्रसिद्ध हैं, और कुछ साहित्य शास्त्र की अपनी प्रसिद्धियां हैं। तो साहित्य शास्त्र में जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि के अनुकूल ही हमको काव्य में प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक पद देते हैं कि मंजीरादिषु रणित प्रायम पक्षिषु च कूजित प्रभृति स्तनित मणितटादौ सुरते मेघादिषु गर्जित प्रभृति। यानी मेघ की आवाज को हम गर्जना कहेंगे, पैर के नूपुर की जो आवाज है उसको रनन कहेंगे, पक्षियों के आवाज को कूजन कहते हैं, और मणिमय हार इत्यादि जो है उसको हम स्तनन कहते हैं। तो अब अगर प्रसिद्धि है कि मेघ के आवाज को हम गर्जना कहते हैं, उसको अगर दूसरे शब्दों से प्रयोग कर दिया जाए तो ये दोष आएगा। जैसे श्लोक दिया है आचार्य मोहम्मद ने, बेनी संगाराम का श्लोक है कि महाप्रलय मारुतक क्षुभित पुष्करावर्तक प्रचंड घन गर्जित प्रतिरवानुकारी मुहुः रवस्त्रवन भैरव स्थगित रोदसी कंधर कुतोद्य समरोदधे रैम भूतपूर्व स्वर। यहां प्रचंड घन गर्जित प्रतिरवानुकारी मुहुः, प्रचंड घन, तो घन मेघ जो है, भयंकर मेघ, प्रलयकालिक मेघ, उसकी जो आवाज है उसमें यह कहना चाहिए था कि घन गर्जनानुकारी। तो क्योंकि घन का गर्जन प्रसिद्ध है, लेकिन यहां कवि ने घन रवानुकारी कहा है, गर्जन की जगह पर रव शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह प्रसिद्धि विरुद्धता दोष के अंतर्गत आता है। जैसे अगर अर्जुन को हम गदाधारी कहें और भीम को धनुषधारी कहें तो जैसे ये दोष होगा वैसे ही यहाँ भी है। साहित्य की प्रसिद्धियाँ जो हैं उसको साहित्य दर्पणकार ने बहुत लंबा चौड़ा गिना हुआ है। सामान्यतया जानने के लिए कुछ है, जैसे चकोर चंद्रिका पीता है, ये साहित्यिक प्रसिद्धि है। कमल जो है वो नदी में, तालाब में, सागर में, सब में खिलता है, ये साहित्य की प्रसिद्धि है। हंस दूध पानी को अलग कर देता है। रमणी के पैर के ठोकर से अशोक फूल देने लगता है, इत्यादि। ये जो प्रसिद्धियां हैं वो प्रसिद्धियां साहित्य जगत की अपनी प्रसिद्धि है। तो जैसे लोक प्रसिद्धि के विरोध में अगर हम प्रयोग करते हैं तो भी ये प्रसिद्धि विरुद्धता दोष होता है। और साहित्य शास्त्र की जो अपनी प्रसिद्धि है, अगर साहित्य शास्त्र की प्रसिद्धि का हम विरोध करते हैं या तद विरुद्ध हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी विरुद्धता का दोष लगता है। तो ये दोनों प्रसिद्धि विरुद्धता के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सामान्य है, इसमें कोई ज़्यादा शास्त्रार्थ करने की दिक्कत नहीं होती। आगे है एक भग्न प्रक्रमता। भग्न प्रक्रमता जो है, ये देख के आपको लगेगा कि वस्तुतः ये दोष गढ़ने वालों ने या दोष विवेचन करने वालों ने जबरन छांट के दोष बनाया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जैसे हमारे शरीर पर एक हल्का सा फोड़े का दाग हो तो वो भी मेडिकल अनफिट के अंतर्गत आ जाता है, उसी तरह ये भी है। ये सब दोष भी वैसे ही हैं कि जो गिनती के लिए ये सारे दोष गिने गए हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि नाथे निशायाह नियतेर नियोगात अस्तंगते हंत निशापि जाता कुलांगना नाम ही दशानुरूपम नातः परम भद्रतरम समस्ति। कि नाथे निशायाह नियतेर नियोगात, भाग्य के अधीन होने के कारण या भाग्य के अनुकूल ही निशा के नाथ जो चांद, उस चांद के अस्तंगम्यमान हो जाने पर जब चांद अस्त हो गया तो उसी के साथ निशा भी चली गई।
कुलांगनानां दशानुरूपम, कुलांगनाओं की दशा के अनुरूप ही उसने काम किया है कि पति जब मर गया तो पत्नी भी मर गई। यहाँ कहना कवि को ये है, कुलांगनाओं की दशा दिखानी है कि कुलांगनाएं जो हैं वो अपने पति का अनुगमन करती है। उसी तरह कुलांगनाओं की तरह ही रात्रि ने भी अनुगमन किया। चंद्रमा अस्त हो गया तो रात्रि भी समाप्त हो गई। अब प्रक्रमता दोष इसलिए आया कि चंद्रमा भी चला गया, निशा भी चली गई, दोनों में चली गई, भूतकाल हो गया दोनों। लेकिन निशा चांद में इन्होंने अस्तंगते गम धातु का प्रयोग किया और निशा में याता या धातु का प्रयोग किया। तो अब देखिए कि चंद्रमा में गम धातु का प्रयोग और निशा में या धातु का प्रयोग, ये प्रयोग बताता है कि दोनों में अंतर तो है, एक में गम है एक में या है। तो फिर कुलांगना जो है वो अगर पति के अनुरूप काम करती है तो अनुरूपता सिद्ध कहाँ हुआ? क्योंकि पति में तो आपने गम लगाया और निशा में या लगाया, तो वो अनुगमन नहीं हुआ। ठीक है कि वो भी गई ये भी गई, लेकिन उसका अनुकरण, उसका अनुगमन नहीं हो पाया। इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा अर्थ आ जाने के कारण ये प्रक्रम भंग होता है। कि प्रक्रम भंग ये हुआ कि अगर आपने पति के साथ पत्नी के गमन का वर्णन किया है तो पति में अगर आपने गम धातु का प्रयोग किया है तो निशा जो उसके साथ जा रही है उसमें भी गम धातु का ही प्रयोग होना चाहिए था, तभी ये अर्थ आता कि दोनों अनुकूल चल रहा है। ये अनुकूलता तब होती जब एक क्रम रहता। तो ये चूंकि अलग अलग हो गया है, एक में गम हो गया और एक में या धातु का प्रयोग हो गया, इसलिए इसको कहते हैं प्रक्रम भंगता। कि जो प्रक्रम था, जिस प्रक्रम से आपने शुरू किया, वो प्रक्रम दोनों का अनुकरण, दोनों का एक साथ एक जैसा दिखाना आपका अभिष्ट था, वो नहीं हो पाया। जैसे उदेति सविता ताम्रः ताम्रमेवास्तमेति च, वहां चूंकि कवि को दिखाना है कि महताम एक रूपता, महान लोगों का एक रूप होता है। तो एक रूपता तो तब होगी जब वो बदले नहीं, दोनों एक जैसा रहे। इसलिए सूर्य उदय काल में, संपत्ति काल में भी लाल है, ताम्रवर्णीय है, और अस्त काल में भी ताम्रवर्णीय है। जब दोनों ताम्र रहेगा तब यहां आकर के ये सिद्ध होगा कि महताम एक रूपता तभी सिद्ध होगी। ये इसी एक रूपता को सिद्ध करने के लिए कवि ने ताम्रः ताम्रः दोनों जगह लगाया है। इसीलिए याद रहे कि न तो यहाँ पुनरुक्ति होती है, न यहाँ द्विरुक्ति कहिए, न यहाँ एक शब्द का जो दोबारा इस्तेमाल आप कर देते हैं वो भी, कथित पदता पद जो है वो भी यहाँ नहीं होता। क्योंकि यहाँ कवि को अभीष्ट है दोनों समय में संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता दिखाना ही उसका ध्येय है। इसलिए यहाँ ताम्रः ताम्रः दोनों जगह प्रयोग हुआ है। अगर न हो तो फिर वो जो नीचे वाला वाक्य है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ चंद्रिका, यह चांद और निशा को अगर कुलांगना के अनुरूप कार्य दिखाया गया है तो एक में गम और एक में या कर देने से ये थोड़ा अंतर दिखाई दे देता है। इसलिए ये भग्न प्रक्रमता के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि अगला दोष जो है वो इससे एकदम मिलता जुलता है। जरा सा अंतर के कारण ये हो गया है भग्न प्रक्रमता, और वो है अक्रमता। भग्न प्रक्रमता ये हुआ कि जो प्रक्रम, अगर आपको दो का वर्णन करना है समान, तो पहले के वर्णन में जो प्रयास आपने किया हूबहू ऐसा प्रयास इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों की अगर एक रूपता आपको दिखानी है तो। और अक्रमता कहता है कि सामान्यतया वाक्य में जब हम पद प्रयोग करते हैं
तो वहाँ हमें बहुत सारे नियम का अनुगमन करना पड़ता है कि कौन शब्द को हम कहाँ इस्तेमाल करें। जैसे सामान्य सी बात है कि राम और लक्ष्मण जाते हैं, ये जब प्रयोग करते हैं तो हमारे व्याकरणों का आदेश है भाई कि चौपद जो है वो राम लक्ष्मण के बाद लगाओ, रामः लक्ष्मणश्च। तो चौपद का उन्होंने पीछे प्रयोग करने का निर्देश दिया है। अब अगर उस पीछे प्रयोग नहीं करेंगे, पहले प्रयोग कर देंगे, तो यह हो जाएगा अक्रम, अर्थात पद प्रयोगस्य क्रमः समुचितः नास्ति, इसलिए यह है अक्रम। इसका उदाहरण तो सुप्रसिद्ध श्लोक दिया है, जिस श्लोक को देख करके कोई कल्पना भी नहीं करता कि इसमें ये दोष भी होगा। महाकवि कालिदास का ये श्लोक है कुमार संभव के 5वें सर्ग का कि द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च साकांतिमती कलावतः त्वमस्य च लोकस्य च नेत्र कौमुदी। कि जब भगवान शंकर ब्रह्मचारी बन के आए हैं तो वो पार्वती को शंकर से अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस समय दोनों चीज़ें शोचनीयता को प्राप्त हो गई है। उस कपाली की प्रार्थना करने से या उस कपाली के साथ समागम की प्रार्थना से दोनों चीज़ें शोचनीयता को प्राप्त हो गई। एक कांति संपन्न वह चंद्रमा की कला, और दूसरी लोगों के आँखों के लिए चंद्रिका बनी हुई तुम यानी पार्वती। यहाँ कवि ने क्या किया है, तो कला च साकांतिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। यहाँ चौपद का प्रयोग आप देख लीजिए कि चौपद का प्रयोग यहाँ शुरू में इन्होंने किया हुआ है, जबकि चौपद जो है वो बाद में ही केवल प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चौपद का प्रयोग पहले कर दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ ये दोष होगा। यद्यपि ये श्लोक मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस श्लोक को देखने के बाद कदापि नहीं लगेगा कि इसमें दोष है। कितना भी बार पढ़ लीजिए, श्लोक इतना प्रवाहमय है, इतना सरस है, इसमें दोष की परिकल्पना भी सामने नहीं आती। लेकिन चूंकि वाक्य दोष निकालना है कि शब्द प्रयोग में लेखक ने कहाँ कहाँ कैसे स्खलन किया है, इसलिए ये कहते हैं कि ये चौपद जो है वो चौपद इनको या तो लोकस्य च नेत्र कौमुदी, कि यहाँ होना चाहिए था कला कांतिमती कला लोकस्य नेत्र कौमुदी च, ये प्रयोग होना था। लेकिन वो प्रयोग ना हो करके चौपद का पहले प्रयोग हो जाने से ये दोष यहाँ उपस्थित होता है, इसलिए ये हो गया अक्रमता दोष। और अब वाक्य दोष का अंतिम दोष है अमत परार्थता। अमत परार्थता, अमत से तात्पर्य हुआ जे प्रकृति विरुद्ध। जो अर्थ कवि प्रस्तुत करना चाह रहा है, जो अर्थ उनके प्रकरण वशात उनका प्राकरणिक है, अगर उस वाक्य से उस प्राकरणिक अर्थ का विरुद्ध अर्थ आ रहा है तो यह अमत परार्थता दोष होता है। ये कैसे होगा, तो ये देखिए उदाहरण देते हैं कि राम मनमथ सरेन ताड़िता दुस्सहेन हृदये निशाचरी गंधबद्ध रुधिर चंदनोक्षिता जीवितेश बसतिम जगामसा। कि राम मनमथ सरेन, राम रूप मनमथ के बाण से ताड़ित हुई जो निशाचरी, वो निशाचरी जिसको राम रूपी कामदेव का दुस्सह बाण हृदय में लग गया, वो गंधवत रुधिर चंदनोक्षिता,
अपने खून से या रक्त चंदन, शरीर में जो लाल चंदन उसका है, लाल चंदन से, गंधमय लाल चंदन से युक्त होकर वह जीवितेश बसतिंगता, वह जीवितेश बस्ती को चली गई। यहाँ पहले भाव देख लीजिए, कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि राम रूपी कामदेव का दुस्सह बाण जिसके हृदय में लगा, उससे ताड़ित हुई जो निशाचरी, वह गंध से युक्त यानी सुगंध से युक्त, लाल चंदन से स्नान की हुई यानी लाल चंदन पूरे शरीर में लगाई हुई जीवितेश बसती को चली गई। अब जीवितेश बसती जो पद प्रयोग किया है इन्होंने, तो कवि कहना ये चाहते हैं कि वो निशाचरी जीवा नाम जीवितेशा जीवितस्य या जीविता नाम ईशः यमः, सभी प्राणों को हरण करने का, ग्रहण करने का मालिक वही जमराज है। तो जीवितेश बसतिंगता, वो निशाचरी जो, जिस निशाचरी के हृदय में कामदेव के प्रति आसक्ति, राम के प्रति आसक्ति का भाव आ गया था, वो निशाचरी जमलोक चली गई, मार दी गई। लेकिन दोनों विशेषण जो है, गंधवत रुधिर चंदनोक्षिता जीवितेश बसतिंगता, तो जीवितेश मने जीवनस्य ईशा जीवितेशा प्रियतमः, तो वो अपने प्रियतम के पास चली गई। तो उसका प्रियतम कौन हो जाएगा? राम। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने राम से शादी कर ली। कभी कहना यह चाहता है कि वो राक्षसी राम के द्वारा मार दी गई, और अर्थ हो जाएगा कि वह राम के घर में चली गई, राम के पास पहुंच गई। ये सीधा विपरीत अर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता है अमत परार्थता, कि जो मत, जो प्रकृति विरुद्ध अर्थ, जो प्रकरण के विरुद्ध है, जो कवि चाहता नहीं है, लेकिन वो अर्थ अगर उनके द्वारा प्रयुक्त पदों से, प्रयुक्त वाक्यों से वो अर्थ अगर स्वतः प्राप्त हो जाता है, तो ये अमत परार्थता नामक दोष कहलाता है। इस तरह ये वाक्य दोष जो है, ये वाक्य दोष पूरा हो जाता है। क्योंकि अभी ये अमत परार्थता जो ही समाप्त हुआ, तो एक तो विरोध आपने देख लिया कि वो एक तरफ में जमराज के बस्ती जा रही है, एक तरफ में प्रीतम के घर जा रही है, तो एक करुण रस का आधार हो जाएगा, एक श्रृंगार का आधार हो जाएगा, दोनों अपने में विरोधी है। इसलिए ये अमत परार्थता का उदाहरण स्पष्ट बन जाएगा। इस प्रकार ये वाक्य दोष जो 21 गिने गए हैं, इस 21 दोषों का विवेचन आज समाप्त होता है। कल हम फिर काव्यगत जो अर्थ दोष हैं, उस अर्थ दोष को पढ़ने के लिए हम सभी यहाँ पर फिर उपस्थित होंगे। सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः।